हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक का आज अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। वो टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो कर्व है वो क्या बन रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो कर्व है वो क्या है, और मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है, वो आज अपन इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं अपन सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की टेम्परेचर डिपेंडेंस, यानी टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करती है। देखो स्टार्टिंग में जो वीडियो था जिसपे अपन ने बात की थी रेट ऑफ रिएक्शन जो टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट से अफेक्ट हो रहे थे, वो अपन डिस्कस कर लिया है स्टार्टिंग के वीडियोज के अंदर। अब देखिए बात करें अपन टेम्परेचर की जनरली, तो ये कहा जाता है कि जब रिएक्शंस के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, जब किसी रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की, क्या होती है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन, उन मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो मैं जनरली ये कहूँ किसी भी रिएक्शंस के लिए, भले वो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, क्या कह रहा हूँ, भले वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिख रहा हूँ, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड विद इंक्रीज्ड इन टेम्परेचर, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर irrespective whether the reaction is exothermic और एंडोथर्मिक, यानी एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए अपन बात कर रहे हैं इस एक्सोथर्मिक के लिए और एंडोथर्मिक के लिए एक इंडिविजुअल ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मैं पहले बात करता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो कर्व बन रहा है वो कैसा बन रहा है। देखिए बात करें अपन एक्सोथर्मिक के लिए, तो मैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ली, वाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ मैं, या ले रहा हूँ मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, क्या ले रहा हूँ मैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब देखिए अगर मैं एक्सोथर्मिक की बात करूँ तो एक्सोथर्मिक में जो रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस में जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये जो कर्व है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, इन रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, ठीक, और ये जो कर्व यहाँ से यहाँ तक का शो कर रहा है, इसको मैं कह दूँ एक्टिवेशन एनर्जी E A1, ये मैं बताऊंगा अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। और यहाँ से जब ये प्रोडक्ट बनता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ डेल एच से, जो क्या होगी, नेगेटिव होगी, जो किसको शो करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करेगा, यानी जिसमें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब देखिए यहाँ जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये तो यहाँ थी, और ये जो कर्व है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक्टिवेशन एनर्जी, इसको मैं डिनोट करता हूँ E A2 से। बात समझ में आ गई। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो पोटेंशियल रिएक्टिंग स्पीसीज है एक्सोथर्मिक में, उन रिएक्टिंग स्पीसीज की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं, उस एनर्जी को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल एच से, और ये एनर्जी कौन सी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो अगर मैं इस कर्व के लिए कहूँ कि यहाँ जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक तो क्या होगी, बहुत हाई होगी, दूसरा जो एक्टिवेशन एनर्जी E1 है वो लेस देन होगी E A2 से, यानी E A2 एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन है E A1 से, और जब एक्टिवेशन एनर्जी E A2 एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है E A1 से, उस समय एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, क्या कह रहा हूँ, एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, डेल एच से, और ये डेल एच क्या हो गई,
नेगेटिव। इसीलिए ये जो डायग्राम होता है एक्सोथर्मिक का, उसमें एनर्जी, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। बात समझ में आ गई होगी क्योंकि अब देखिए अगर मैं ऐसे ही रिएक्शन की बात करूं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए करूंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए कर्व समझ में आ गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर्व है। तो एंडोथर्मिक क्या होगा, जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है उन रिएक्टिंग स्पीसीज की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बहुत कम होती है। अब देखिए जब पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होगी तो इनको, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी EA1 वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। ये जो कर्व है यहाँ से यहाँ तक का, ये रिएक्टेंट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये पोर्शन अपने लिए क्या हो गया EA1, ठीक है। और अब इसको रिएक्टेंट, इस प्रोडक्ट को कन्वर्ट होने के लिए अपने को इतनी एनर्जी, इस रिएक्टेंट के इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए अपने को इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी देनी पड़ेगी, डेल एच क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो रिएक्शन कौन सी होगी एंडोथर्मिक। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए अपने को इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ रही है, या इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही थी रिलीज हो रही थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको मैं डिनोट कर देता हूँ EA2 से, ठीक है। तो मैं अगर मैं इसकी बात करूँ, ये यहाँ ले लिया मैंने रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मैं कह दूं अगर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की अगर पोटेंशियल एनर्जी बहुत लो है तो लो होने कंडीशन में क्या होगा EA1 ग्रेटर देन हो जाएगा क्या EA2 से। ये EA1 क्या होगा इस EA2 से क्या होगा ग्रेटर होगा। जब ये ग्रेटर होगा तो उसको प्रोडक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए या प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी एक्स्ट्रा में देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी जब अपन दे रहे हैं डेल एच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अगर वो दे रहे हैं एंडोथर्मिक होगी रिएक्शन, जब देंगे तो एंडोथर्मिक होगी, ठीक है। वापिस समझा रहा हूँ, एक्सोथर्मिक में यहाँ से एनर्जी इतनी रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक में इतनी एनर्जी अपन क्या कर रहे हैं दे रहे हैं। बात समझ में आई। एक्सोथर्मिक के लिए EA2 इज ग्रेटर देन होता है EA1 के लिए, ठीक है। और एंडोथर्मिक में EA2 इज लेस देन होता है EA1 से, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई कर। अब आगे चलते हैं। तो ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए है। अगर मैं ये कहूं कि जब रिएक्शंस की रेट जब टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रही है, तो अगर मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दूं, अगर मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दूं तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन डबल या ट्रिपल हो जाती है। क्या कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि व्हेन temperature is increased 10 degree centigrade, then rate of reaction becomes double और ट्रिपल। क्या कह रहा हूं, जब टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी डबल और ट्रिपल हो जाएगी। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, एक रेशियो ले रहा हूं जिसको अपन कह रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट से एक्सप्लेन कर रहा हूं। और ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 3 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसको मैं से कह दूं KT प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन KT। तो अगर मैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात करूं तो ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू द रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। वापस कह रहा हूं कि इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू द रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को अपन क्या कह रहे हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट कह रहे हैं। तो जब टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात की जा रही है तो मैं कह रहा हूं जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है टेम्परेचर किसी रिएक्शन के अंदर तो रेट कांस्टेंट तो बढ़ता ही है। ये भी कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट डबल और ट्रिपल हो जाएगा, या मैं कह दूं रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी डबल और ट्रिपल हो जाएगी। तो जब किसी रिएक्शंस के लिए जनरल बात कर रहा हूं टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है,
लेकिन अगर वही टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाता है तो रिएक्शंस की जो रेट होती है वो डबल या ट्रिपल हो जाती है, या मैं इसको कह सकता हूं कि जो रेट कांस्टेंट है वो डबल या ट्रिपल हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू द रिएक्शंस। ओके, अब देखिए जो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था उसकी जरूरत क्यों पड़ी, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, तो उसमें यह कहा गया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सभी के सभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, कई मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है और कई मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे, लेकिन जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल जीरो होती है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इस पॉइंट को समझाने के लिए मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने एक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, इसने मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। अब देखो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैं यहाँ इसको कर्व से समझा रहा हूं, ठीक है, यहां मैं ले रहा हूं नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इधर ले रहा हूं मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इधर मैं ले रहा हूं काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, जीरो है। ठीक है, अब मैंने कहा कि जब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो यहाँ एक पीक पॉइंट आ रहा है और इस पीक पॉइंट के लिए इन्होंने नाम दिया T डिग्री सेंटीग्रेड। यानी मैं कह दूं कि द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, यानी इस कर्व को मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, अभी समझा रहा हूं इसके बारे में क्या है कि ये जो कर्व की ये जो पीक है, इस पीक में कहा कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing most probable काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखिए जब मैंने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई, मैंने कहा कि सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होती है, सेम नहीं होती है, तो जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी उन मॉलिक्यूल्स के अंदर इफेक्टिव कोलिजन्स, क्या कह रहा हूं, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर इफेक्टिव कोलिजन्स बहुत ज्यादा होंगे। यानी ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये वाला, ये क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, the number of fraction of molecules capable to show effective collision, और जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होता है वो मॉलिक्यूल्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो समझा रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ये मैंने जो कर्व बनाया है वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी के बीच में बनाया है। तो मैंने कहा कि सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती है, तो जैसे जैसे मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा जब नंबर ऑफ फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा होंगे, उस पीक पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको मैंने क्या समझाया, उसको मैंने क्या कहा, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होगी। और यहां पर इस एरिया में जहां काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, इस एरिया में जहां काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहां पर इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन बहुत ज्यादा है, और जहां इफेक्टिव कोलिजन होता है वहां रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। अब देखिए इसी टेम्परेचर के अंदर मैं अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को और इंक्रीज कर देता हूं, देखिए दूसरा कर्व समझा रहा हूं इसी में, अगर मैं टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देता हूं, देखिए इसी कर्व को समझा रहा हूं मैं आगे, यहां से लीजिए, ये अपने पास हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहां मैं डिनोट कर रहा हूं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहां डिनोट कर रहा हूं मैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये जो कर्व था
ये तो मैंने T डिग्री टेम्परेचर पे लिया, और ये मेरे पास यहाँ इफेक्टिव कोलिजन्स हुए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में। और ये जो टाइम पीक पॉइंट था, इस पीक पॉइंट को मैंने नाम दिया T डिग्री सेंटीग्रेड मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। यानी इस पीक पॉइंट पर क्या थी? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने जब टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, जब मैंने टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, अब देखिए इस पॉइंट पर इसके कंपेयर में ये जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है या नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उन नंबर ऑफ फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? कंपेयरली दिस कम हो गई। क्या कह रहा हूं कि इस जब टेम्परेचर मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है इसके कंपेयर में वो क्या हो गई? कम हो गई। अब देखिए जब इन मॉलिक्यूल्स का, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कंपेयर में किया तो ये कर्व इस तरह से थोड़ा राइट हैंड साइड में मूव हो जाता है। कब? जब मैंने टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। अब देखिए जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाएगा तो इफेक्टिव कोलिजन की रेट भी क्या हो जाती है? डबल या ट्रिपल, या मैं कह दूं बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये जो कर्व होगा यहां से लेकर के यहां तक, ये कर्व पूरा किसको शो कर रहा है? इफेक्टिव कोलिजन्स को शो कर रहा है। तो देखो मैं इसको ऐसे इंडिकेट करता हूं, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। यहाँ पे मैं लेता हूँ ई और यहाँ लेता हूँ एफ। तो देखो पहले जो इफेक्टिव कोलिजन था वो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ए बी सी डी ये इतना था, लेकिन जैसे मैंने टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया तो ये जो इफेक्टिव कोलिजन से कंपेयरली क्या हो गया? डबल हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ इसके लिए, यहाँ लिखना है मेरे को द नंबर ऑफ, क्या लिखता हूं? द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स क्या हो गए? इंक्रीज्ड हो गए। क्या हो गए? इंक्रीज्ड हो गए। इससे क्या होगा? जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी? डबल और ट्रिपल हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो वापस रिपीट कर रहा हूं कि मैंने कहा कि जब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर जब अपन ने बात कर ली थी पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड की, जिसको मैंने क्या नाम दिया? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी थी। जैसे मैंने टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और इंक्रीज किया तो जो इफेक्टिव कोलिजन की जो रेट थी वो क्या हो गई? डबल हो गई। ये अंडर एरिया तक कर्व क्या समझा कर रहा है कि जो इफेक्टिव कोलिजन पहले इतने मॉलिक्यूल्स के बीच में होता था, अब क्या हुआ? बहुत ज्यादा जो नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है उन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर इफेक्टिव कोलिजन क्या हो गया? डबल हो गया। क्या कह रहा हूं? द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे थे वो क्या हो गई? उनकी इफेक्टिव कोलिजन की रेट क्या हो गई? डबल हो गई। जिससे मैं कह सकता हूं कि जब इफेक्टिव कोलिजन की रेट बढ़ गई तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगी? डबल या ट्रिपल हो जाएगी। ये किसने एक्सप्लेन किया था? मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने एक्सप्लेन किया था, और उसी के नाम पे पड़ गया ये कर्व, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नाम पड़ गया। तो उन्होंने क्या समझा कि हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है, या मैं कह दूं कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है उन सभी रिएक्टिंग स्पीसीज में सारे के सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उनमें से वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है वो इफेक्टिव कोलिजन शो करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं या बढ़ा देते हैं। चलिए बात ये समझ में आ गई होगी। तो अब बात कर रहे थे अपन एक छोटे से टॉपिक जो भी काइनेटिक एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की बात आई थी जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के अंदर थी। मैं इस टॉपिक को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए क्या है वो टॉपिक। बात थी अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी की। छोटी सी डेफिनेशन है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको डिनोट किया जाता है अपन ने ई ए से। ठीक है, अब देखो उसको समझाने के लिए मैं एक रिएक्शन लेता हूं H2 प्लस I2 कन्वर्ट इनटू 2HI। H2 plus I2 is changed into H2 plus I2 is changed into 2HI। अब देखिए जब ये रिएक्शंस हो रही होती है तो इस H और H के बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे,
इस H और H के बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे और इस H और I के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा इस तरह से। ये तो बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे और इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। जब ये बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा ये वाला और ये बॉन्ड बनने लग जाएगा तो यहां से HI बन जाएगा प्लस यहां से HI बन जाएगा। तो अगर मैं ये कहूं कि ये जो स्टेज है इस मॉलिक्यूल इस रिएक्शन की, तो इस स्टेज को मैं बोल दूं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट के अंदर जो ये स्टेज इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है इसको कहा जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब मैं इसके डेफिनेशन बताता हूं कि अगर किसी रिएक्शंस के अंदर अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का तब किसी रिएक्शन के अंदर अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्शन के फॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसी एनर्जी को अपन क्या नाम देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कह रहा हूं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसकी डेफिनेशन लिख दें आप, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to form an activated complex called activation energy। यानी वो एनर्जी जिसमें अपन जिसकी हेल्प से अपन क्या करें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दे, वो एनर्जी अपने पास क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। क्या स्टूडेंट्स यहाँ तक का आज जो लेक्चर था वो क्या समझ में आया? पहले अपन ने एक्सप्लेन बात डिस्कस किया टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जब किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, बढ़ती है। फिर अपन ने बात की कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, रिएक्शन कोई से भी हो, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। फिर अपन ने बात की जब एक्सोथर्मिक का कर्व कैसे बनता है और एंडोथर्मिक का कर्व कैसे बनता है। एक्सोथर्मिक में मैंने कहा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए मैं कह दूं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी थी EA2 वो ग्रेटर देन होगी EA1 से, यानी जो एंथैल्पी ऑफ एनर्जी है जो रिलीज हो रही है, क्या कह रहा था, जो एंथैल्पी ऑफ एनर्जी है वो ये इतनी एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन वो क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी। और अगर मैं एंडोथर्मिक की बात हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होती है। जब पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी। इसके बाद मैंने बताया टेम्परेचर का इफेक्ट को समझाने के लिए मैक्सवेल ने और बोल्ट्जमैन ने एक कर्व दिया जिसका नाम दिया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और उस कर्व में क्या समझाया गया कि अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इफेक्टिव कोलिजन होता है और उस इफेक्टिव कोलिजन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर वही टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा दिया जाता है तो इफेक्टिव कोलिजन की रेट डबल हो जाती है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है, डबल या ट्रिपल हो जाती है। इसके बाद में मैंने डिस्कस किया एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी कि किसी रिएक्शन के अंदर वो मिनिमम एनर्जी जो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए क्या होती है, यूज होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसी को मैंने क्या नाम दिया, एक्टिवेशन एनर्जी नाम दिया। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपन नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आगे आर्हेनिस इक्वेशन के बारे में। उस आर्हेनिस इक्वेशन क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं और जो फॉर्मूलेज न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज है वो सारे डिस्कस करेंगे। रिलेटेड जो ग्राफ बनेंगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे आर्हेनिस इक्वेशन के लिए। जब तक के लिए थैंक यू।